दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। अब हमारे पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं, मात्र 2 से 3 घंटे बचे हुए। ओके, बिल्कुल कम समय रह गया है। पूरी तैयारी मैं पहले ही आपको करा दिया है। मुझे आशा है कि आपने मेरे साथ तैयारी की होगी। 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में मैंने क्या है आपको सभी टॉपिक की वीडियो डाल दी। ओके, प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से आपको हर टॉपिक को तैयार कर लेना है। और मेरे साथ प्लेलिस्ट में आपने पूरी वीडियो फॉलो करी है तो आप फुल स्कोर कर ले जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या है अंतिम 50 यानी टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये हमारा रिवीजन है। ओके, ये हमारा रिवीजन रहने वाला है जिसके आने के हाई चांस है। जिन क्वेश्चन के आने के बहुत हाई चांस है उनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, तैयारी तो आपने करी ली होगी, बस हम रिवीजन करने वाले हैं जो एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। अंतिम बार वज्र का प्रहार। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी हिंदी में 80 में 80 स्कोर करना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी आसमान तौलना बाकी है। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको क्या क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा और तो आपको सुनते हुए जाइएगा तो आपके तैयार हो जाएंगे। पहला है, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। जब आपके पास पैसे हो लेकिन आपका पैसे तो हैं आपके पास, वो जेब भरी हुई है लेकिन मन आपका खाली है, तो इससे क्या दशा होगी। इससे क्या होगा कि जेब भरे होने और मन के खाली होने से मन किसी की नहीं मानता है। वह चाहता है यही भी ले लूँ वही भी ले लूँ और सभी सामान उसे आरामदायक लगने लगता है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पता है कि हमारे सिलेबस में 5 अलंकार हैं। 5 अलंकार को तैयार कर लीजिए, टेंशन फ्री हो जाएगी। 2 नंबर आपके फिक्स हो ही जाएंगे। मैं हर बार आपको बताते आ रहा हूँ। ओके, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और सांग रूपक अलंकार। तो ये आपको अलंकार तैयार करके रखना है। पहले ही सब आपको कवर करा दिया है, बस अब हम क्या है फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो संधि अलंकार, संधि में क्या डाउट हो जाता है। ओके, तो जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, वहाँ संधि अलंकार होता है। यानी फिक्स नहीं हो पाता है कि वही वस्तु है, आपका संधि अलंकार। इसमें क्या अंत तक संशय बना रहता है। ये आपका ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। उदाहरण के लिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ये वाला आपको उदाहरण याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट कहानी और उपन्यास में अंतर देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, हाई चांस आने के। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास का बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास का बड़ा है तो अनेक घटना का वर्णन होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है, कहानी है, जबकि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या उपन्यास है। प्रगतिवाद की आपको विशेषता तैयार करके रखना है। प्रगतिवाद की विशेषता क्या है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा। यथार्थ का चित्रण, यथार्थ नहीं वास्तविकता का चित्रण। समाज में जो घटना घट रही है उनका एकदम सजीव और वास्तविक चित्रण किया है प्रगतिवादी कवियों ने। और रूढ़िवाद का विरोध किया है। प्रगतिवादी कवियों ने कट्टर विरोधी थे। साथ ही भागवाद, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक के अस्तित्व में प्रगतिवाद का विश्वास नहीं था। ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं हो रहा तो हेडिंग बस याद रखिए। शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। फिर प्रगतिवाद के कवि और उनकी रचनाएं भी पूछे जा सकती है। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी। कम से कम 2 आपको तैयार करके रखना है, 2 कवि और उनकी रचनाएं। नागार्जुन, युगधारा, सतरंग, शिवमंगल सिंह सुमन के प्रलय, सृजन और धरती की बरात। नेक्स्ट करुणा रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो करुण रस क्या होता है, तो रस की मैं आपको वीडियो बताया था, व्याकरण में मैंने आपको पूरा तैयार कराया है। हर टॉपिक अच्छे डिटेल से आपको तैयार कराया है। तो परिभाषा किसी की भी आए एक ही परिभाषा लेने वाली है। सहृदय के हृदय में स्थित है। तो जिस आपकी रस की परिभाषा पूछी उसके स्थायी भाव लिखना है। तो करुण का शोक हो जाएगा। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। फिर आपको उदाहरण बताना है। अभी तो मुकुट बता तमात, कली हुए हल्दी के हाथ, खुले ही नाते लाज की बोल, खुले ही नाते चुंबक सुन खोल, हाय रुक गए ही संसार, बना सिंदूर अंगार। तो ये आपको याद करके रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको पहले से कोई अदर दूसरा उदाहरण याद हो तो अपने क्या माइंड में आपको रखना है। ओके, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा की संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक होता है। इसका साहित्य श्रमबद्ध एवं व्यापक होता है। सिल्वर बेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद संतोषजनक रही, इसका आपको लिखना है। तो देखिए सम हाउ इम्प्रॉपर यानी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो पश्चात ये सब क्या पार्टी मनाना, केक काटना, ओके, बिना बाहों के ब्लाउज पहनना, ये सब क्या उनके वे पश्चात संस्कृति के विरोधी थे। तो इसे उन्हें क्या कहते थे, सम हाउ इम्प्रॉपर बोलते थे। लेकिन जब उनका जो ये भव्य पार्टी हुई सिल्वर बेंडिंग की तो उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था। ओके, क्योंकि ये क्या है पश्चात संस्कृति की देन है। लेकिन उन्हें मन ही मन इस प्रकार संतोष था। तो संतोष क्या है, तो अपनी सिल्वर बेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधरा बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के
बात भी संतोषजनक इस तरह से रही कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने कर्जा से लेकर अपना विवाह किया, उसके विवाह में 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाहे आजकल सब कुछ मौजूद है। तो क्या बता रहे, बचपन में उनके जन्मदिन पर लड्डू तक नहीं बांटे जाते थे, कर्जे पर विवाह किया, यानी जो गरीबी की स्थिति थी। ओके, लेकिन आज का ये समय है कि आज उनकी 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक ये सब मौजूद है, तो इसका उन्हें थोड़ा संतोष था। नेशन नई कविता की विशेषताएं लिखी है, तो लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा रहती है, भीम योजना की अधिकता रहती है, क्षण का महत्व दिया जाता है। सब मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। अब नई कविता की आपको कवि और उनकी रचना है, तो दुष्यंत कुमार, साय में धूप एक कंठ विश्वव्यापी, नरेश मेहता, सराय की एक रात। माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है, तो जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, कानों को मधुरता का आभास हो, वह माधुर गुण की संज्ञा दी जाती है। ओके, ये आपको इतना बस मैंने आपको याद करके रखना है। और या, रा, मा, वा आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना तो आप तैयार करके रखिएगा, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, कानों को मधुर का आभास हो, वह आपका माधुर गुण होता है। बीती बिवारी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घटूसा नागरी। जैसे लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने की पर क्या शर्त रखी, तो आनंद के लिए उसके पिता ने शर्त रखी कि वह दिन निकलते ही खेत में जाकर पानी देगा, सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाएगा और 11 बजे स्कूल जाना होगा। निपात शब्द क्या है? निपात शब्द एक अवयव है जो किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। निपात शब्द का प्रयोग करने से वाक्य या बात पर मतलब नहीं बदलता है। ये शब्द किसी बात पर मात्र बल डालने के लिए काम आते हैं। यानी सिंपल निपात शब्द वे अवयव होते हैं जो किसी भी बात पर क्या है अतिरिक्त बल देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे भी, ही, भर, तक, ही, ये सब आपके निपात शब्द हैं। जैसे आपको स्कूल जाना ही होगा, आपको स्कूल जाना ही होगा, तो इसमें क्या ही क्या आपका निपात शब्द है। सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है, तो जब किसी उपपद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है, वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। याद कर लीजिए, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है, वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुलर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब, हर से लोग में। अब बहुत जब मैंने आपको समझाया था ये अलंकार पूरा डिटेल से आपको क्या है उसका अर्थ भी समझाया था किस प्रकार से। अब तो केवल हम क्या है डायरेक्ट देखते जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपको क्या पहले से तैयार होगा, बस एक बार सुनते जाइएगा तो आपके माइंड में रिवीजन आपका एक बार हो जाए। राजभाषा की दो विशेषताएं, तो राजभाषा होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है, तथा कार्य का निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन राजभाषा में ही प्रयोग होता है। जैसे सवैय छंद को उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो यह वर्णिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं। फिर ये आपका क्या उदाहरण दिया है, तो उदाहरण भी आपको तैयार करके रखना है। डिफिकल्ट आपको उदाहरण नहीं लगेगा, तो उसी में आपको थोड़ा मेहनत करना है, लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बी रस को उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो सहृदय के हृदय में स्थित, मैं पहले ही बता चुका कोई भी रस हो परिभाषा आपकी एक ही रहने वाली है, बस थोड़ा सा आपको है यहाँ जिस रस की पूछा जाए उसका स्थायी भाव लिख देना है। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है, वहाँ भी रस की निष्पत्ति होती है। ओके, यहाँ जैसे करुण रस का परिभाषा बनानी है, तो करुण रस में यहाँ क्या है आपका स्थायी की जगह आपको शोक कर देना था, तो करुण रस की परिभाषा बन जाती है। तो परिभाषा बनाना बिल्कुल सिंपल रहता है। उदाहरण बी रस का, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी भाई रानी थी। क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा उदाहरण से आपको बताना है। क्षेत्रीय शब्द सिंपल है, वे शब्द जो क्या है वे शब्द जो क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, वे सब क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द उन क्षेत्र में ही बोले जाते हैं, वही के लोगों इनकी जानकारी होती है। जैसे झोला, थैला, लोटा, लुटिया, झाड़ू, ये सब आप क्या हैं परात क्षेत्रीय शब्द है। ओके, युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो दो पर्याय के मेल से या दो विपरार्थ के मेल से या दो सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है, ऐसे शब्द का युग्म शब्द युग्म कहते हैं। क्लियर है? अब शब्द युग्म, ओके, शब्द युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो दो शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बन रहा है तो वो हमारा क्या शब्द युग्म कहलाता है। अब जो दो शब्द मिल रहे हैं वो हो सकते हैं सार्थक निरर्थक हो या विपरीत अर्थ हो या पर्याय मेल वाले हों। ओके, तो यही बातें बताई जा रही हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन आपको करना है। लता गा रही, प्रश्नवाचक बनाना। प्रश्नवाचक वाला सिंपल होता है, जब प्रश्नवाचक बनाने के लिए कहा जाए तो क्या लगा देना और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लता गा रही है तो क्या लता गा रही है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला, थोड़ा समझने वाला है आपके लिए। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसका आपको बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। तो पहले यहाँ देखिए आपको नकारात्मक बनाना, तो नकारात्मक में तो हम जानते हैं, नकारात्मक में अगर बनाना है कुछ नहीं करना है, आपको नहीं लगाना है, नहीं लगा के। जैसे अगर आता
कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन, इसका नकारात्मक बस बनाना है। तो आदमी का हवा में उड़ना कठिन नहीं है, बस नहीं बस लगाना पड़ता है, नकारात्मक बनाने के लिए नहीं सेट करना पड़ता है। तो आदमी का हवा उड़ना कठिन नहीं है, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। अब यहाँ लेकिन शब्द यूज किया गया बिना अर्थ बदले, तो इसका इसमें किस तरीके से करना है कि अर्थ ना बदल पाए और ओके तो और आपका नकारात्मक बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है, जब इस प्रकार से लिखा हो बिना अर्थ बदले, तो जो भी आपका दिया हो लास्ट में ओके शब्द आपको देखना है, उसका आपको विलोम लिख देना है। नहीं तो नकारात्मक कहा है तो नहीं लगाना है, नकारात्मक कहा तो नहीं तो आपको सेट करना ही है। इसके साथ ही बिना अर्थ बदले कहा गया तो आपको क्या जो शब्द दिया है उसका उल्टा कर दीजिएगा, उसका विलोम आपको यूज करना है। सरल है, यहाँ कठिन दिया है तो सरल आपको लिख देना है। ओके, आपका अगर कोमल दिया है तो कठोर आपको शब्द यूज करना है, मतलब जो भी दिया है उसको आपको क्या है आपको यहाँ विलोम शब्द उपयोग करना है, तो आपका बिना अर्थ बदले नकारात्मक बन जाएगा। तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, नहीं तो लगा यानी नकारात्मक है, लेकिन कठिन की जगह सरल कर दिया तो तब आपका बिना अर्थ बदले आपका बन जाएगा। ओके, और अगर होता बिना अर्थ बदले ना लिखा होता तो आप केवल नहीं लगाकर बना सकते थे। जैसे प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर देख लेते हैं। ओके, तो प्रबंध काव्य क्या होता है, आकार विस्तृत होता है, जबकि जो मुक्तक काव्य का आकार होता है वो सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम होना अनिवार्य है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या कथा का कोई क्रम नहीं होता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है, जबकि मुक्तक काव्य क्या है सर्गबद्ध नहीं होता है। बाकी इस पार्ट से 5 पॉइंट दिए, कोई भी आपको चीज 2 पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। जैसे तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करते हैं। ये शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ का प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कोशिका, रेखा चित्र, आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण और आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया। तो ये सब क्या है तकनीकी शब्द में आपके आएंगे, जो क्या है जो शब्द वे शब्द जो किसी क्या है ज्ञान विज्ञान से संबंधित होते हैं या जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए क्या है उपयोग किए जाते हैं। ओके, वो आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ओजगुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो जहाँ काव्य रचना को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए वहाँ ओजगुण होता है। बिल्कुल सिंपल और साधारण परिभाषा दी हुई है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। या वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो आपका कहा ओजगुण हो जाओगे। नेक्स्ट है फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा, अभिनय कौशल की सहायता से क्या प्रभावशाली बनाया जाता है। बिंब से आप क्या समझते हैं, तो बिंब के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिंब काव्य में बिंब वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। फिर यहाँ डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा दी हुई है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव में प्रेरणा रहती है। यानी बिंब है क्या, बिंब केवल मात्र क्या है, केवल एक हमारी कल्पना होती है। ओके, कल्पना द्वारा निर्मित जो हमारे चित्र होते हैं वही हमारे बिंब कहलाते हैं। तो आपको यार बिंब की साधारण परिभाषा दी है, फिर डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दी गई है, तैयार करके रखिए। बिंब वाला भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनता भी है तो यही हाई चांस है कि बिंब की आपसे परिभाषा पूछ ले जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो जो मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, क्योंकि लोकोक्ति क्या है पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का आकार क्या छोटा होता है, वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का टुकड़ा होता है, इसलिए आकार छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति का आकार क्या बड़ा होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, मुहावरे को क्या किसी न किसी वाक्य का सहारा चाहिए पड़ता है, जबकि लोकोक्ति का हम क्या स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजा की आज्ञा द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगते हैं। तो राजा की द्वारा कुश्ती की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए और बाजे बजने लगे, कोलाहल बढ़ गया। नेक्स्ट है छोटा चौकोना को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो कवि ने छोटे चौकोना खेत को कागज के पन्ने से लिखा है, क्योंकि कभी कर्म को किसान के कर्म जैसा बताता है, जिस प्रकार से मतलब अपनी तुलना क्या किसान के कर्म से करता है, जिस प्रकार से कवि कर्म की तुलना कैसे किसान के कर्म से कर रहा है, इसलिए वह जो कवि है अपने कागज के पन्ने को क्या कह रहा है, छोटा चौकोना खेत कह रहा है। नेक्स्ट है नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों के कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है, विचारों में तर्कशीलता आती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो ये आपका हो जाता है। तो यहाँ आपका ये ओके, ये लाइन देखिए यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लिख गई। ओके, तो इसे हटाते हैं पहले। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है, देख लेते हैं। तो भोर के समय का जो वातावरण है ना तो ज़्यादा गहरा होता है, गहरा काला होता है, ना ही उजला होता है, उसका रंग नीले संख जैसा बुझा बुझा होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संख से की है। बिल्कुल सिंपल आपका सॉल्यूशन दिया है, दो लाइन में मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि तुरंत तैयार हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ।
तो समझ गए होंगे क्या होता है। जो सुबह का भोर का समय का वातावरण का होता है वो बहुत ज़्यादा काला होता है, ना ही ज़्यादा उसमें उजेला होता है। ओके, नीले रंग संख जैसा बोझा बोझा होता है, इसलिए कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संख से की है। नेक्स्ट है, मुद्रित माध्यमों के लेखन में ध्यान रखने योग्य किन्हीं आपको दो बातों को लिखना है। मुद्रित माध्यमों के लेखन में ध्यान देने योग्य बात कौन सी है कि लेखन में भाषा के वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। समय सीमा आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। इसके साथ ही लेखन में सहज प्रवाह के लिए तन्मयता बनाए रखना जरूरी है। तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छायावाद की दो विशेषताएं तथा प्रमुख कवियों के आपको नाम बताने हैं। तो छायावाद की पहले परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद है। ये डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। अब विशेषताएं देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में क्या है, जो व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, कवि अपने सुख दुख को क्या है, निजी सुख दुख को कैसे कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता है। प्रकृति प्रेम, ओके, इसके साथ ही जो छायावादी कवि है वो प्रकृति प्रेमी है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण बहुत ज़्यादा किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भी किया है। तो ये आपको मेन पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। फिर हमारे आ जाते हैं छायावादी कवि और उनकी रचनाएं। अब ये आपका एमपीबोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है, तो अब आपका 26 में नहीं आएगा। ओके, आ सकता है तो आपकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। बाकी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, कमायनी झरना, सुमित्रा नंदन पंत, बीड़ा पल्ला गूंजन और महादेव वर्मा, निर्जा निहार रसीम। आगे देख लेते हैं। ओके, जितना भी दोस्तों मैं आपको बताते जा रहा हूँ अच्छे से आप तैयार करते जाइएगा। पूरी तरीके से मैंने आपकी मेहनत कराई है, क्योंकि ये हमारी अब लास्ट ही वीडियो रहने वाली है। हमारी ये मुलाकात की भी लास्ट ही वीडियो है। तैयारी में बात करें ओके, आगे तो मैं आपको रिजल्ट से अपडेटेड आपको देता रहूँगा, लेकिन ये हमारी तैयारी में के लिए या इस पर स्टडी से संबंधित लास्ट ही वीडियो रहने वाली है। तो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हिंदी में तो दोस्तों आप 100% ओके, प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, मेरे साथ तैयारी की है, 100% आप फुल स्कोर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ लगभग पढ़ा दिया है और पूरा डिटेल से समझाया है, तो इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। ओके, और जब आप अच्छा वास्तव में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं हिंदी का पेपर देने के बाद, आपको लगता है कि मैंने आपके साथ आपकी तैयारी कराई है और आपने मेरे साथ मिलकर अच्छी तैयारी की है, अच्छा स्कोर किया है, उसमें मेरी भूमिका रही है, तो बस आपको यही काम करना है कि जब आगे आपके आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको, छोटे भाई बहन रहेंगे आपके, उनको क्या है प्रेरित करना है कि क्या है शुरू से ही तैयारी करें। आप देख रहे हैं अभी अंतिम समय चल रहा है, अभी आपका आज सुबह 9 बजे आपका पेपर होने वाला है, 12:50 हो गई ओके, और मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आपकी 2 बजे तक वीडियो मैं आपको दे पाऊंगा। फिर आपको क्या है 2-4 घंटे रह पाएंगे ओके। तो और यही तैयारी हम क्या है, अगर शुरू ही से और अच्छे से करते, शुरू ही से मैं तैयारी कराता, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी शुरू के टाइम में क्या है इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बताना शुरू से ही अच्छे से तैयारी करें, तो क्या है आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपसे कोई पूछता है कि एमपी बोर्ड में हिंदी सबसे सही आपको क्या है किसने पढ़ाई है या बताई है, तो आप बस अपना नाम बस ले लीजिएगा, वही मेरे लिए क्या है काफ़ी रहने वाला है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या क्या असर पड़ता है। देखिए, जब बाजार का जादू चढ़ जाता है व्यक्ति पर तब क्या होती है स्थिति, और जब उतर जाता है क्या स्थिति होती है। देखिए, जब बाजार का जादू चढ़ जाता है तो मनुष्य को आकर्षक वस्तुएं देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसे भी वह खरीदने लगता है। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही बाजार का जादू उतरता है उसे पता चलता है, उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या है अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली हैं ओके। तो उसे जो वस्तु खरीदी है वो अनावश्यक लगने लगती हैं, इसके साथ ही वो बाद में क्या पछताने लगता है। जैसे वादरा कविता में कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा है, तो कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। कभी क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है, शोषित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। इसी कारण कवि ने क्या है बादलों को विलुप्त के बादल कहा है। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, तो महामारी की त्रासदी से जूझते गांव वालों की ढोलक की आवाज़ सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता, उनमें सजीवनी शक्ति भर जाती। गाँव में अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों के जीवन में उमंग व उत्साह भर जाता। उस समय वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ गाँव वालों की मृत्यु से लड़ने की अहम प्रेरणा देती थी। नेक्स्ट हमारा निर्देश अनुसार आपको क्या वाक्य परिवर्तन करना है, तो देख लेते हैं। पहले राधिका मुझे पानी पीना है, राधिका मुझे पानी पीना है, आज्ञावाचक बनाना है, तो क्या बन जाएगा राधिका मेरे लिए पानी लाओ, आज्ञा देनी है। इसमें आपको पढ़ते ही आज्ञा की फीलिंग है, राधिका मेरे लिए पानी लाओ, आज्ञा का वाचक बन जाता है। फिर प्रश्नवाचक में तो सिंपल ही रहता है, आगे आपको क्या लगा देना, पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, आपका बन जाएगा। मोहन कुशाग्र बुद्धि है, मोहन कुशाग्र बुद्धि है, तो क्या लगा देना है आगे, पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि है, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आप जो जरूर बनाना है। नेक्स्ट है 15 वर्ष बीत गए,
तो आपको विस्मयादि सूचक वाक्य बनाना है, आशा सूचक वाक्य बनाना है, तो आहा ओ लगाकर और आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर आप बना सकते हैं। तो ओह 15 वर्ष बीत गए, इस प्रकार से। पुलिस के आते ही चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो पुलिस आई, तो और लगाकर, जी संयुक्त वाक्य की एक पहचान होती है और, तो और लगाकर आप बना सकते हैं। तो पुलिस की आई और चोर भाग गए। बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको क्या है समझाया था व्याकरण में। आप व्याकरण की वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको पूरा समझाया था किस प्रकार से मिश्र वाक्य बनते हैं, संयुक्त वाक्य बनते हैं, संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आपको बताया था। मेरा पुत्र बुद्धिमान है, तो हो जाएगा आपका मेरा पुत्र। निषेधात्मक बनाना, निषेधात्मक कहा जाए तो नहीं लगा देना है, बस कुछ नहीं करना, नहीं बस आपको सेट करना है। तो मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, इस बार से। यदि आपको यहाँ आ जाता बिना अर्थ बदले निषेधात्मक बनाओ, तो फिर आपको जो लास्ट वाला शब्द दिया उसको नहीं तो लिखना ही है, साथ ही जो लास्ट वाला शब्द है उसका विलोम लिखना है। तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। तो अब मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है, मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है, ये होता कब होता जब लिखा होता बिना अर्थ बदले निषेधात्मक बनाए, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा सत्य आपको आ जाता है वाक्य शुद्धि वाला, इसे भी देख लेते हैं। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो मैंने अनेक स्थान देखे। वह भाग्यवान स्त्री है, तो वह भागवती स्त्री है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, तो विद्वान नहीं विदुषी होगा, ओके। महिला विद्वान नहीं विदुषी होती हैं, तो महादेवी वर्मा विदुषी है। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो कृपा दो शब्द आ रहा है, तो इस कृपा को हटा देना है, तो आगे वाली कृपा को हटा दिया गया है। पत्र का उत्तर देने का शीघ्र कृपा करें। इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया, तो इस ग्रंथ की रचना किसने की, क्योंकि ग्रंथ के लिए या निर्माण नहीं रचना शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लुट्टन का बचपन कैसा था, तो लुट्टन पहलवान का बचपन सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कसरत के कारण बचपन से ही उसका सीना चौड़ा और शरीर सुडौल मासल हो गया था। जैसे जनसंचार के आपको 4 माध्यम बनाने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये क्या है, जनसंचार माध्यम के साधन है। भक्तिकालीन काव्य की विशेषता है, तो भक्तिकालीन में क्या वो गुरु महिमा, नाम महिमा, भक्ति और प्रेम पर बल दिया गया, पवित्र आचरण पर बल दिया गया। राजश्रित नहीं थे, जो कवि थे वो राजश्रित नहीं थे, लेकिन रीतिकाल के कवि तो राजश्रित थे, ओके, जबकि भक्ति काल के कवि राजश्रित नहीं थे। प्रबंध मुक्त काव्य रस योजना है का प्रयोग किया है। छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण से आपको बताना है। तो छोटा छंद आपका क्या है, यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और तुक भी बनती है। उदाहरण के लिए आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी और कोई आपको उदाहरण हो तो आप उसे माइंड में आपको रखना है। जैसे संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी हुए और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास रखते हुए, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है, तो कष्टों की तीव्रता और उसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो कष्टों को क्या मानना चाहिए, जीवन का एक हिस्सा है। ये कष्ट तो क्या है, जब जीवन अगर हम जी रहे हैं तो कष्ट तो आएंगे ही, तो हमें क्या मुस्कुराकर कष्टों का सामना करना होगा। तो इससे क्या होगी, उसकी तीव्रता और प्रभाव कष्टों का कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हास्य रस की परिभाषा। तो हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से आपको यहाँ बताना है। तो परिभाषा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी रस हो परिभाषा आपकी वही रहेगी, सा हृदय के हृदय में स्थित। फिर जिस रस की आपको परिभाषा उसका स्थायी भाव, तो हास्य लिख रहे, हास्य रस का स्थायी भाव हास। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचार विभाव सहयोग होता है, वहाँ आपके क्या है, वहाँ आपके हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब हास्य रस के उदाहरण में कहा बदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में, होने दो हुड़दंगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लेखक ने श्रेष्ठ को कालजी अवधूत की तरह क्यों माना है। लेखक ने श्रेष्ठ को कहा है सन्यासी की तरह कहा है, कालजी अवधूत कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासना से ऊपर उठकर सुख दुख के प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में जीवन रस बनाए रखता है। यानी जो अवधूत होता है, अवधूत यानी सन्यासी होता है, उससे क्या है, विषय वासना से ऊपर उठकर और सुख दुख का कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे दुख है तो भी वही मुस्कुराता रहेगा, सुख है तो भी मुस्कुराता रहेगा, यानी सभी स्थितियों में समान बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ का फूल होता है, श्रेष्ठ का होते हैं ये वृक्ष होता है, ये क्या है, भयंकर गर्मी लू तपन में भी क्या है, एकदम सरस बना रहता है। बसंत ऋतु में वह फूलों की लहक उठता है और भादो मास तक फलता फूलता रहता है। इसके साथ ही उसे भयंकर गर्मी लू उमस का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ को क्या है, कालजी अवधूत कहा गया है। नेक्स्ट है लेखक ने के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो लेखक के मत से दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, बल्कि दास्ता का व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। यानी किसी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता नहीं है तो ये विपाकी दिया दास्ता, इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता से जकड़ कर रखना है। जैसे आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको तय करके रखना है। तो आत्मकथा जीवनी में अंतर दिया है, जो जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है।
जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। कलम का सिपाही अमृता की जीवनी है और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? तो हनुमान जी गए थे। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो शब्दरूपी बीज बोया है। व्यतिरिक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, तो व्यतिरिक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार, मुखमयंक सो है सखी बच्चों ने मधुर वचन सा विशेष। इसका थोड़ा उदाहरण आपके सिंपल ही है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण शायद आपको समझाना है। तो भ्रांतिमान अलंकार यानी यहाँ भ्रम हो जाता है। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, चंद के भ्रम होद मोद है कुमुदिनी को। ये आपके भ्रांतिमान के उदाहरण, 2 उदाहरण दिए हैं, तैयार आपको अच्छे से कर लेना। बिल्कुल जिस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है उसी प्रकार से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सिरिस को पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो सिरिस का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है। कभी मन रम गया तो भादों तक भी लाता रहता है। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? तो महादेव वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के बीच सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो मोहनजोदड़ो के घर की विशेषता क्या है? सड़कों के दोनों ओर मकान है। मकान का जो पिछला भाग है सड़क की तरफ होता है। घरों की खिड़कियां प्राय नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू बचपन से ही क्या है, माता पिता के देहांत के बाद हो जाने के बाद वजह से वे जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए। वे सदैव पुराने लोगों के बीच में रही पली बड़े, पुराने लोगों के बीच में रही बड़े। और जो यशोधर बाबू हैं अपना आदर्श किसे मानते थे? किसंदा को मानते थे। किसंदा क्या थे? परंपरावादी थे और संस्कृति और परंपरावादी थे। ओके, तो उनके जो तो किसंदा उनसे क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे और उनके आदर्शों को अपनाते थे। ओके, तो जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है, बेटी के कहीं अनुसार नए कपड़े पहनती है, बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसंदा के संस्कार और परंपराओं से चिपके हुए हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं हम क्या है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इस प्रकार से आप करेगा, उल्टा पिरामिड बना दिया और अब फिर आपको 3 हिस्से कर देना है। इंट्रो हो जाएगा सबसे ऊपर, बीच में बॉडी होता है, नीचे आपका समापन होता है। नेक्स्ट लक्षणा शक्ति को आपको क्या है क्या बताना है? लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। तो जिस शब्द शक्ति का प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उसके संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मोहन तो शेर है, तो मोहन तो शेर है, तो मोहर कोई जानवर तो है नहीं कि शेर है। तो शेर का मतलब होता है वीरता का प्रतीक यहाँ है, शेर का मतलब वीरता से है, तो मोहन क्या है? वीर है। फिर वह लड़का गधा है, तो अब वह लड़का गधा है तो गधा तो जानवर है नहीं है। तो गधा का यहाँ मतलब क्या है? गधा का मतलब यहाँ लिया है मूर्खता से, तो वह लड़का मूर्ख है इसके लिए। ओके, तो यहाँ वह लड़का गधा का क्या मतलब हुआ? वह लड़का मूर्ख है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो शब्द और अर्थ के साक्षात संबंध क्या कहलाता है? अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ के बीच बोध हो जाएगा। बोध कराने वाले शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है, अयोध्या की राजा दशरथ थे, यानी सिंपल जो वाक्य रहता है वो सब आपका अभिधा शब्द शक्ति रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कवर करा दिए, तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही लेखक परिचय 3 नंबर का, कवि परिचय 3 नंबर का तैयार कर लीजिएगा। जो कि दो ही बताएं आपको, लेखक परिचय 2 कवि परिचय। वीडियो देख लीजिएगा 12th हिंदी टॉपर सीरीज एग्जाम 26 की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएंगी। पत्र लेखन बता चुका, पत्र लेखन की वीडियो देख लीजिएगा, निबंध लेखन की वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ ही पेपर में आसानी से आप आपड़ित गद्यांश आप कर ले जाएंगे। ये आपके मेन टॉपिक है जहाँ से आप क्या नंबर फिक्स कर लेंगे, तो आसानी से आप क्या है जो अगर बहुत जो विद्यार्थी का है पूरा इसको नहीं करना चाहता है, केवल क्या 40-50 नंबर लाना चाहता है, वो आसानी से यहाँ नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। और हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।